बच्चों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम यूनिट में अभी तक हमने अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी, उसके बाद विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। उत्पादन संभावना वक्र है क्या? उत्पादन संभावना वक्र, इसे हम शॉर्ट में पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीकी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीकी द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। दिए गए संसाधन, हर अर्थव्यवस्था के अपने कुछ संसाधन होते हैं जो निश्चित होते हैं और तकनीकी होती है जो निश्चित होती है। तो एक अर्थव्यवस्था जो भी संसाधन दिए गए हैं, जो भी तकनीकी दी गई है, उनकी सहायता से किन वस्तुओं के संयोगों को उत्पादित कर सकता है, यह हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से समझते हैं। क्योंकि संसाधनों के बहुत सारे उपयोग होते हैं, हम संसाधनों से बहुत सारे उत्पादन कर सकते हैं, परंतु किसी भी उत्पादक या किसी अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह संसाधनों से समस्त उत्पादनों को पूरा उत्पादित कर सके। या तो वह समस्त संसाधनों का किसी एक वस्तु के उत्पादन में लगाएगा या दो वस्तु के उत्पादन में लगाएगा, या वह किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को उत्पादित कर लेगा। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। एक किसान के पास एक खेत है और उसके पास उत्पादन के जो भी संसाधन हैं वो पहले से निश्चित है, उत्पादन की तकनीकी पहले से निश्चित है। अब उस खेत पर उसके सामने दो वस्तुओं का उत्पादन करने के अवसर हैं। वह या तो गेहूं का उत्पादन करे अथवा कपास का उत्पादन करे। तो एक संभावना है कि वह किसान गेहूं, अपने सारे संसाधन गेहूं के उत्पादन में लगा दे और गेहूं का उत्पादन कर ले। दूसरी एक संभावना है कि वह अपने सारे संसाधन एवं तकनीकी को कपास के उत्पादन में लगा ले और कपास की पैदावारी कर ले। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी संभावनाएं बनती है कि वह थोड़ा गेहूं उत्पादित कर ले और थोड़ा कपास, या तो गेहूं की मात्रा ज़्यादा उत्पादित कर ले, कपास की कम कर ले, या कपास की मात्रा ज़्यादा उत्पादित कर ले या गेहूं की मात्रा उत्पादित कर ले। तो वह अपने संसाधनों को इस प्रकार से वितरित करे कि वह दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर पाए। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखाता है हमें? दो वस्तुओं का संयोग जिन्हें एक निश्चित दिए हुए संसाधनों एवं तकनीकी के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, जो कि हमें उत्पादन संभावना वक्र को दिखा रहा है। उत्पादन संभावना वक्र ये जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ढलाव नुमा है, यह उत्पादन संभावना वक्र है। इसे अभी हम लोग बोर्ड पर समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित है। इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? सबसे पहले तो उत्पादन संभावना वक्र कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित है। अगर ये मान्यताएं लागू नहीं होती हैं तो ये उत्पादन संभावना वक्र की कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। उत्पादन संभावना वक्र की प्रथम मान्यता है, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है। जो भी संसाधन उपलब्ध हैं अर्थव्यवस्था में, उनका पूरी तरह से और कुशलतम उपयोग किया जा रहा है, ये हम मान के चलते हैं। दूसरी मान्यता है, दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र में हम दो वस्तुओं का उत्पादन दिखाते हैं, हम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग दिखाते हैं, किन किन संयोगों का उत्पादन करना संभव है। तो उत्पादन संभावना वक्र के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। तीसरी मान्यता है, संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होते। हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी तकनीकी है,
वह सभी वस्तुओं को उत्पादन करने में एक समान कुशल नहीं होते। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया गेहूं और कपास का, तो संभव है कि कुछ संसाधन जो कि गेहूं को उत्पादन करने में अधिक कुशल हों, हो सकता है वह कपास का उत्पादन इतनी कुशलता से ना कर पाए। गेहूं कम संसाधनों में अधिक उत्पन्न हो जाए और कपास उन्हीं संसाधनों में उतना अधिक उत्पादित ना हो पाए। ऐसा संभव है क्योंकि जो भी संसाधन होते हैं वह सभी उत्पादनों का उत्पादन करने में समान रूप से कुशल नहीं हो सकते हैं। चौथा बिंदु है तकनीकी के स्तर को स्थिर मान लिया। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन की तकनीकी है उसे हमने पहले से ही स्थिर मान लिया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम परिवर्तन दिखाते हैं तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में तकनीकी के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। पांचवा बिंदु है यदि एक वस्तु की इकाइयों का अधिक उत्पादन करते हैं तो दूसरी वस्तु की इकाइयां कम करनी होंगी। उत्पादन संभावना वक्र में हम दो वस्तुओं की अवधारणा को लेके चल रहे हैं, दो वस्तुओं के उत्पादन को लेके चल रहे हैं। तो उत्पादन की संभावनाएं बहुत सारी है, या तो एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाए या दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाए या दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का उत्पादन किया जाए। तो जब हम एक वस्तु की अधिक मात्रा उत्पादन करने में बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की उत्पादित मात्राओं को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें संसाधन हमें पहले से दिए हुए हैं जो कि निश्चित है। तो जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ेगी ताकि हम जो संसाधन है दूसरी वस्तु के संसाधन का प्रथम वस्तु में प्रयोग कर पाएँ। बच्चों, अब हम इसे एक तालिका और चित्र के द्वारा समझते हैं जिससे और स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। बच्चों, अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं पढ़ी थी। उत्पादन संभावना वक्र किन मान्यताओं पर आधारित है। अब हम देखेंगे उत्पादन संभावना सारणी कैसे बनती है और इसके बाद उत्पादन संभावना वक्र का चित्र हम कैसे बनाते हैं। हम एक एक स्टेप से यहाँ पे समझेंगे कि कैसे उत्पादन संभावना सारणी और उत्पादन संभावना वक्र का निर्माण होता है। तो ये है हमारी उत्पादन संभावना सारणी। उत्पादन संभावना सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 कॉलम लिए। सबसे पहला कॉलम है हमारा उत्पादन की संभावना। उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं ये इसमें दिखाएंगे। और क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करता है तो हमने दो वस्तुएं ले ली हैं। एक वस्तु हमने ले ली है गेहूँ और दूसरी वस्तु ले ली है कपास। गेहूं का उत्पादन हमने क्विंटल में दिखाया है और कपास का उत्पादन क्विंटल में। बच्चों, आप चाहें तो एक्स वाई कोई भी वस्तु ले सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाएंगे सीमांत अवसर लागत। इसे भी समझना आवश्यक है। इससे आपको समझ में आएगा कि सीमांत अवसर लागत जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है उसका कारण क्या है। उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए हम संभावनाएं ले लेते हैं A, B, C, D करके। तो सबसे पहली संभावना हमने ली A संभावना। एक संभावना है A संभावना। गेहूं का उत्पादन करने के लिए मान लीजिए हम सबसे पहली संभावना लेते हैं, हम 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और कपास का 0, कोई उत्पादन कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही मान लिया है कि हमारे जो संसाधन और तकनीकी निश्चित है। तो हमने अपने सारे संसाधन और तकनीकी कहाँ लगा दिए? गेहूं के उत्पादन में। जब हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिए तो कपास का उत्पादन तो 0 हो गया। अब दूसरी संभावना क्या हो सकती है? हम दूसरी संभावना लेते हैं B संभावना। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि गेहूं का उत्पादन कम किया जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो गेहूं का उत्पादन कम करके 9 किया गया और कपास की 1 इकाई को यहाँ पर बढ़ाया गया। यानी गेहूं की हमने 1 इकाई का उत्पादन कम कर दिया और कपास की 1 इकाई का उत्पादन बढ़ा दिया। तीसरी संभावना एक और बनती है कि हम कपास की
1 इकाई का और उत्पादन बढ़ाएं, यानी 2 इकाइयों का उत्पादन करें। जब हम यहाँ पे 1 इकाई का उत्पादन और बढ़ाया तो गेहूं की उत्पादन इकाइयाँ हमें कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने 2 इकाइयाँ कम कर दी और 7 इकाई का उत्पादन हमने किया। अब बच्चों यहाँ ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने माना है कि जो भी संसाधन होते हैं, सभी संसाधन जरूरी नहीं कि दूसरी वस्तु को उत्पादित करने में भी उतना ही कुशल हो जितना कि वह पहली वस्तु को उत्पादित करने में कुशल है। यहाँ जब हमने 2 संसाधनों का त्याग किया तब जाके हमने कहीं यहाँ पर एक संसाधन को बढ़ा पाया। एक अगली संभावना लेते हैं, डी संभावना। डी संभावना में यहाँ पे हमने कपास की फिर 1 इकाई को बढ़ाया। हमने यहाँ पे 3 इकाइयों का उत्पादन किया। इसके लिए हमें गेहूं की अब यहाँ पर 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि संसाधन समान रूप से कुशल नहीं होते। हमें यहाँ पे 1 इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो डी संभावना हुई गेहूं की 4 इकाइयों का उत्पादन और कपास की 3 इकाइयों का उत्पादन। हम एक अगली संभावना लेते हैं, ई संभावना। ई संभावना क्या बनती है? कपास की हम 1 इकाई का उत्पादन और बढ़ाते हैं, हम यहाँ पर 4 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। तो 4 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हमें यहाँ पे गेहूं की और इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 3 इकाइयों का त्याग किया था, हमें 4 इकाइयों का त्याग करना होगा। तो हम यहाँ पर गेहूं का कोई भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। जब हम गेहूं की समस्त इकाइयों का त्याग कर पा रहे हैं तब हम कपास की 4 इकाइयों का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें उत्पादन की कितनी संभावनाएं प्राप्त हुई? 5 संभावनाएं। ए संभावना, बी संभावना, सी संभावना, डी संभावना और ई संभावना। बच्चों हम समझते हैं सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत अवसर लागत वह लागत है जो हमें बताती है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कपास का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो कोई त्याग किया ही नहीं गया है। यहाँ पर कपास की 1 इकाई बढ़ाई गई है, तो उसके लिए हमने गेहूं की कितनी इकाई का त्याग किया? 1 इकाई। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें कपास की 4 इकाइयाँ दिखानी है, तो कपास का भी हम यहाँ पे विभाजन करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें हम इन्हीं संख्याओं के माध्यम से उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे। सबसे पहली हमारी उत्पादन की संभावना ए, अर्थात गेहूं की 10 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और कपास 0 है। कपास का हम उत्पादन यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली जो उत्पादन संभावना है वो ए उत्पादन संभावना है। दूसरी उत्पादन संभावना क्या है? हम गेहूं की 9 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कपास की सिर्फ 1 इकाई का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी उत्पादन संभावना बन रही है। बच्चों आप इसे स्केल से मिलाएंगे। हम कपास की 1 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं और गेहूं की 9 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। आप इसे इस तरह से स्केल से बनाएंगे। मैं आपको चित्र क्लियर रूप में समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको इसे बनाने में दिक्कत ना हो, और आपकी ये इकोनॉमिक्स का पहला ग्राफ भी है, इसलिए मैं इसे क्लियर करना चाह रही हूँ। दूसरी संभावना सी संभावना में हम क्या देख रहे हैं? गेहूं की 7 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और कपास की 2 इकाइयों का। तो गेहूं की 7 इकाइयाँ हैं यहाँ पर और कपास की 2 इकाइयाँ। तीसरी संभावना में हम देख रहे हैं गेहूं की 4 इकाइयाँ हैं और कपास की 3 इकाइयाँ हैं। तो गेहूं की यहाँ पे 4 इकाइयाँ हैं और कपास की 3 इकाइयाँ हैं। अगली संभावना हमारी एक जो ई संभावना बन रही है, यहाँ पर गेहूं की 0 संभावना हो गई है और कपास की 4 इकाइयों की, अर्थात हमारी संभावना यहाँ पर जा रही है। तो हमें उत्पादन की कितनी संभावनाएं मिली है? ए, बी, सी, डी और ई। अब जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको ये एक
घुमावदार आकृति प्राप्त होगी। ए संभावना, बी संभावना, सी संभावना, डी संभावना और ई संभावना। तो उत्पादन की हमारी कितनी संभावनाएं हुई? ए, बी, सी, डी और ई हमारी ये उत्पादन की संभावनाएं हैं। बच्चों, आपको इससे समझ में आ गया होगा जो उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है और मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है सीमांत अवसर लागत। जब हम एक वस्तु की इकाई बढ़ा रहे हैं उत्पादन की, तो हमें दूसरे वस्तु की उत्पादन इकाइयाँ कम करनी पड़ रही हैं। तो अब हमें ये सारणी और चित्र के द्वारा उत्पादन संभावना वक्र स्पष्ट हो गया है। अब इसके बाद हम समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र तालिका और चित्र के द्वारा समझा। अब हम उसमें देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषता है। उत्पादन संभावना वक्र की सबसे पहली विशेषता है बाएं से दाएं नीचे गिरना। हम देख रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है, जिसे हम पी के द्वारा दर्शाते हैं, यहाँ पे हमने पी के द्वारा दर्शाया है। ये उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और प्रायः परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की पहली विशेषता है संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? अभी हमने चित्र बनाया था तो समझा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे वस्तु के उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ता है, जिस कारण उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने लगता है। उसके बाद अगली विशेषता है मूल बिंदु की ओर नतोदर। नतोदर में समझा दूं, जब कोई वक्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं नतोदर। हमारा जो ये वक्र है, ये क्या कहलाएगा? नतोदर। इसे हम बोलते हैं नतोदर स्थिति। इसे हम दूसरे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर कोई वक्र इस स्थिति में आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं उन्नतोदर। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उन्नतोदर। तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र कैसा है? नतोदर। आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। ये स्थिति कहलाती है उन्नतोदर और ये स्थिति कहलाती है नतोदर। तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र कैसा है? नतोदर। तो उत्पादन संभावना वक्र की दूसरी विशेषता है मूल बिंदु की ओर नतोदर होना। ऐसा क्यों होता है? हमने सीमांत अवसर लागत पढ़ा। जब हम एक वस्तु की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की जो घटाई जाने वाली इकाइयाँ हैं उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसा कि हमने अभी पहले तालिका में देखा था, एक वस्तु के उत्पादन के लिए हमने एक वस्तु की पहले 1 इकाई घटाई, फिर 2 इकाइयाँ घटाई, फिर 3 इकाइयाँ घटाई, फिर 4 इकाइयाँ घटाई। तो जो सीमांत अवसर लागत है वो हमारी बढ़ती चली जा रही है। सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाता है। इसके बाद हमारी तीसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र के बाहर उपस्थित सभी बिंदु क्षमता से अधिक तथा अंदर उपस्थित सभी बिंदु क्षमता से कम को दिखाते हैं। इसे अभी हम यहाँ पर चित्र में समझते हैं। बच्चों, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, पीपी वक्र है। इस पर कई संयोग हमने दिखाए, ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग। कहीं भी उत्पादन किया जा सकता है और यह एक अर्थव्यवस्था की क्षमता को दिखा रहे हैं, एक आदर्श स्थिति को दिखा रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था यहाँ पर उत्पादन करके किसी भी संयोग पे उत्पादन करके, या तो हम इस वस्तु का यहाँ तक उत्पादन करें या ए करें, बी करें, सी करें अथवा पूरा एक्स वस्तु का उत्पादन कर लें, हम कहीं भी उत्पादन करके एक अर्थव्यवस्था एक अच्छी स्थिति में रहती है, वह अपनी तकनीकी की आदर्श स्थिति को दिखाती है। परंतु यदि हम इससे बाहर चले जाएं, ये मान लीजिए डी बिंदु, ई बिंदु,
तो उत्पादन संभावना वक्र के जो बाहर के बिंदु हैं वो कैसे हैं? क्षमता से अधिक, क्षमता से बाहर है ये उस देश की क्षमता से बाहर की स्थिति को दर्शाते हैं। ये बिंदु उस देश की तकनीकी और जो संसाधन जो उपलब्ध हैं उससे बाहर हो गए। ये इन बिंदुओं को उत्पादन वह देश नहीं कर सकता है, तो ये बिंदु क्षमता से बाहर हो गए। अगर हम अंदर के बिंदु की बात करें, एफ जी, हमने 2 बिंदु ले लिए। ये बिंदु क्या है? क्षमता से कम। अगर इस बिंदु पर कोई देश उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब है वह अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं कर रहा है। तो कोई भी देश इन बिंदुओं पर उत्पादन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वह देश अपने जब उसके पास संसाधन और अधिक हैं तो वो और अधिक संसाधनों का प्रयोग करेगा, उच्च स्थिति पर जाएगा, ना कि वह पिछली या पिछड़ी हुई स्थिति में जाएगा। तो जो एफ और जी हैं ये संसाधनों का ठीक से प्रयोग होना नहीं दिखाते हैं। ये देश की क्षमता से बहुत कम है, यहाँ पर वह संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहा। तो एक अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति है कि वह इन बिंदुओं पर रहे, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक आदर्श स्थिति है। बच्चों, अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन या उसमें खिसकाव पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र में कब परिवर्तन होता है, किन स्थितियों में परिवर्तन होता है? उत्पादन संभावना वक्र में 2 स्थितियों में ही परिवर्तन होता है। या तो देश में उपलब्ध जो भी संसाधन हैं उनमें परिवर्तन आ जाए, अथवा देश में उपलब्ध तकनीकी में परिवर्तन आ जाए। तो इन 2 स्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र जो हमारा है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन की पहली स्थिति हम समझते हैं। सबसे पहली स्थिति है साधनों में परिवर्तन। उत्पादन के जो भी साधन मौजूद हैं उनमें परिवर्तन 2 तरह से होता है। या तो साधनों में वृद्धि हो जाएगी अथवा साधनों में कमी हो जाएगी। तो इन 2 स्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन आता है। सबसे पहली स्थिति देखते हैं साधनों में वृद्धि। यदि एक देश में उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो गई है तो हम उच्च उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच जाएंगे, हम इससे ऊपर पहुंच जाएंगे, हमारा वक्र आगे की तरफ खिसक जाएगा। जो अभी हमारा पीपी वक्र था वो अब हमारा वक्र बढ़कर P1 वक्र हो गया। हम आगे की तरफ चले गए, उच्च उत्पादन संभावना वक्र पर चले गए। उच्च उत्पादन संभावना वक्र पर जाना किसी भी देश के लिए अच्छी स्थिति है। यह देश के विकास को दर्शाता है, यानी यहाँ पर देश का विकास हुआ है, देश का विकास, या कहें हम साधनों में वृद्धि हुई है, साधनों में वृद्धि। तो पहली स्थिति हुई साधनों में वृद्धि। साधनों में वृद्धि होने पर हम उच्च उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच जाएंगे। दूसरी स्थिति है साधनों में कमी। किसी कारणवश देश में उपलब्ध संसाधनों में कमी आ गई है तो क्या होगा, हम निम्न उत्पादन संभावना वक्र पर आ जाएंगे। हम पी संभावना वक्र से नीचे गिरकर P0 संभावना वक्र पर आ गए। हमारा संभावना वक्र नीचे की ओर गिर गया है। यह स्थिति देश के पिछड़ेपन को दर्शाती है। देश आर्थिक विकास में, कोई भी अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास में पीछे की ओर जा रही है, यानी संसाधनों की कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, साधन की कमी, यहाँ पर हो गई है साधनों की कमी, यानी देश पिछड़ रहा है। इस स्थिति में क्या कहेंगे, देश पिछड़ रहा है। तो बच्चों समझ में आया, अगर उत्पादन संभावना वक्र आगे की तरफ बढ़ रहा है तो देश का विकास हो रहा है, साधनों में वृद्धि हो रही है, और अगर उत्पादन संभावना वक्र नीचे की तरफ गिर रहा है तो साधनों की कमी हो रही है और देश पिछड़ रहा है। अब हम देखेंगे दूसरा बिंदु, तकनीकी में परिवर्तन। बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन का दूसरा कारण है तकनीकी में परिवर्तन। तकनीकी एक्स वस्तु की तकनीकी में परिवर्तन आ सकता है या वाई वस्तु की तकनीकी में परिवर्तन आ सकता है।
ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं, अगर X वस्तु की तकनीकी में सुधार हुआ है, तकनीकी उन्नत हुई है, तो क्या होगा, हमारा उत्पादन संभावना वक्र इस आकार का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ X वस्तु की तकनीकी में वृद्धि हुई है, तो हम X वस्तु के लिए हमारा उत्पादन संभावना वक्र P से बढ़कर P1 पर आ जाएगा। वहीं इसके विपरीत अगर X वस्तु की तकनीक में कमी आएगी तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर आ जाएगा और P से गिरकर P0 पर आ जाएगा। तो P से बढ़कर P1 पर जाना उन्नत तकनीकी को दिखा रहा है और P से गिरकर P0 पर आना निम्न तकनीकी को दिखा रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम X वस्तु की तकनीकी में परिवर्तन की बात करेंगे। इसी तरह से जब Y वस्तु की तकनीकी में परिवर्तन आएगा तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र Y वस्तु के लिए परिवर्तित होगा, जिसे हम दूसरे चित्र के द्वारा देखेंगे। बच्चों, Y वस्तु की तकनीकी में अगर कोई सुधार होगा, अगर Y वस्तु की तकनीकी उन्नत होगी तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र Y वस्तु के लिए बढ़ जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र में वृद्धि हो जाएगी और P से बढ़कर हम P1 की स्थिति में पहुंच जाएंगे। परंतु यदि Y वस्तु की तकनीकी में गिरावट आती है या तकनीकी निम्न होती है तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र Y वस्तु के लिए गिर जाएगा और हम P से गिरकर P0 पर आ जाएंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र में जो परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं वो अर्थव्यवस्था में साधनों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तित होगा उत्पादन संभावना वक्र, अथवा वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होगा तो भी हमारा उत्पादन संभावना वक्र परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र के हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदु समझ लिए हैं। और अगर हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो प्रायः परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन के कारण बताइए, या उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ बताते हुए उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।